अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम तहलका खेज खबर लेके आ रहे हैं, एक तो जो इमरान खान साहब ने दावा किया है कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब को जेल में नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम उस पर कुछ हकायक ला रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है शहबाज गिल के साहब के साथ। और इसके अलावा हम आपको ये भी लेके आज आ रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इस हुकूमत को फॉर्मली कन्वे कर दिया है कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं चाहते, और अब जो अगले आर्मी चीफ का ऐलान है वो कब मुतवक्के है, किस किस्म की मुशावरत हो रही है, और कौन सा एक ऐसा जनरल जिनका नाम पहले नहीं आ रहा था वो अब लिस्ट में आ गया, लेकिन उन जनरल साहब का नाम हम पहले से ले रहे थे। और वो बड़ा ही दिलचस्प इंतखाब होगा। कैसे हैं, कौन से जनरल इस वक्त रेस में आ गए हैं और क्या सब कुछ है, ये बहुत ही एक दिलचस्प तमाम मालूमात हैं जो हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आ रहे हैं। और बाकर सजाद सईद साहब की स्टोरी भी है इस पर। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। सीनियर जो जर्नलों की रेस है, आपको पता है कि लास्ट ईयर जब अभी DGISI मौजूद थे फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, और वो आर्मी चीफ की बदस्तूर उनके लिए स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो शायद आर्मी चीफ होंगे। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे और वज़ीर इमरान खान के वो बहुत करीब थे। लेकिन फिर उसी दौरान एक स्टोरी करवाई गई इंडिपेंडेंट अखबार में मूना खान जो जर्नलिस्ट हैं उनसे, कि एक और जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, वो प्रमोट तो अगस्त में हुए थे लेकिन उनको बैज 2 माह बाद लगे लेफ्टिनेंट जनरल के। तो इसलिए वो भी बदस्तूर उस वक्त जब वज़ीर आज़म को समरी जाएगी अगले आर्मी चीफ के नामों के लिए, जो 6 टॉप मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, तो उसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है वो सबसे सीनियर जनरल होंगे, और उनकी रिटायरमेंट की तारीख भी 22 नवंबर के करीब की होगी, जबकि आर्मी चीफ की तैनाती 28 नवंबर को होनी थी। तो इसलिए बाय रूल्स उनका समरी में नाम जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर उनको कंसिडर करते हैं तो वो भी आर्मी चीफ बन सकते हैं। वो स्टोरी गो के बाद में इंडिपेंडेंट अखबार से हटवा दी गई। हमने तब भी बताया था आपको कि वो स्टोरी बगैर ISPR के कंसेंट के नहीं हो सकती, वो करवाई गई स्टोरी थी। और फिर वो जब उस स्टोरी के जो मकसद था, जो फिलर देना, वो दे लिया गया, तो फिर वो स्टोरी इंडिपेंडेंट जो उर्दू है उससे डिलीट करवा दी गई। तो अब वो नाम दोबारा आया है। ये नाम क्या है, हम इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे तफसीलन। जो आपको ये बता दें कि जो बाकर सजाद सैयद साहब हैं, ये बड़े मंजे हुए साफ़ी हैं। मैं 3 जर्नलिस्टों को बहुत वेटेज देता हूँ जब भी फ़ौज में तैनातियों, तकर्रियों और तरक्कियों का मामला आता है। एक बाकर सजाद सैयद साहब, फिर आसिफ फ़ारूकी साहब हैं, BBC के पाकिस्तान में हेड हैं, फिर एक माजिद निज़ामी साहब हैं, लाहौर में द न्यूज़, जंग और जियो ग्रुप के लिए काम करते हैं। बहुत ही वो भी बहुत अच्छी उनकी भी नॉलेज है। तो 2013 के अवाइल में जब बल्कि मिड में जब अगले आर्मी चीफ की रेस चल रही थी, तो और रिटायर होना था उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज़ कानी ने, तो आसिफ फ़ारूकी साहब ने जनरल राहील शरीफ के नाम के बारे में ये कहा था कि ये एक डार खारस हैं, और फिर वही आर्मी चीफ बने भी। और फिर इसी तरह बाकर सजाद सैयद साहब ने 2016 में जो अपनी स्टोरी की, तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में लिखा था कि ये एक डार खारस हैं। और फिर वही हुआ कि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ, उन्होंने तैनात किया आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा, जो इस वक्त के 4 स्टार जनरल हैं और आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, और एक एक्सटेंशन भी ले चुके हैं। अब बाकर सजाद सैयद साहब ने डार्क हार्स लिखा है दोबारा से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, जो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल हैं GHQ में। इससे पहले कोर कमांडर गुजरांवाला थे और उससे पहले DGISI थे, लेकिन उनको DGISI उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद उनको चेंज करवाया था। उनकी बारे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ज़रा ये कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस वक्त के वज़ीर इमरान खान ने इनसे कुछ मुतालबे कहते कि पंजाब में नून लीग को तोड़ें और कुछ चीज़ें करें, तो उसको इन्होंने करने से इनकार किया था, जिस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त नाराज़ हुए थे
और उन्होंने फिर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को कहा कि आप इनको हटाएं, ये मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे, मुझे कोई और DGSI दें। तो जिसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, जो कि उस वक्त GHQ में ड्यूटी कर रहे थे और रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए थे, उनको आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने फिर DG ISI लगा दिया था। और फिर उसके बाद फिर उनके नाम के साथ जिस किस्म की कंट्रोवर्सी जुड़ती रही, वो सब दोहराने की इतनी कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब एक अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी कोई आप अपना बंदा लगाने की आर्मी चीफ कोशिश करें, वो हमेशा आपको माजरत के साथ इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को जैसे कहते हैं ना, वो उसके लिए भारी साबित होता है, उसका सर ले जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना आर्मी चीफ चुनने की कोशिश की, लाए ज़ियाउल हक को, जूनियर्स थे लेकिन ले आए उनको आर्मी चीफ, और उन्होंने इन द एंड उन्हीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, अदालत के ज़रिए उनको फांसी लगवा के उनको शहीद किया। मियाँ नवाज शरीफ ने भी अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ हमेशा चुनने की कोशिश की। पाकिस्तान की तारीख में आज तक 10 आर्मी चीफ जो लगे हैं, उनमें से 5 मियाँ नवाज शरीफ ने लगाए हैं, और हर आर्मी चीफ के साथ एंड में उनके फिर मामलात उनके जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही भारी साबित हुए। एक ने तो उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा दिया, उनकी हुकूमत का तख्ता लौट के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। जनरल राहील शरीफ ने उनके साथ क्या नहीं किया, 2014 का धरना हुआ, फिर आप देखिए कि उनके साथ लॉकडाउन इस्लामाबाद हुआ, पनामा हुआ, डॉन लीक्स की स्टोरी का उनके खिलाफ स्कैंडल बनाया, सब कुछ राहील शरीफ साहब ने किया, एक एक्सटेंशन लेने के लिए जो मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं दी। उसके बाद उन्होंने गो के अहमदी का इल्ज़ाम लग रहा था जनरल कमर बाजवा पे, उसके बावजूद उनको आर्मी चीफ बनाया। लेकिन हुआ क्या कि जनरल कमर बाजवा के दौर में ही उनको पनामा स्कैंडल में उतारा गया, उनको उनका नोटिफिकेशन डॉन लीक्स के ऊपर रिजेक्ट किया गया, और फिर उनके साथ जो 2018 के इलेक्शन में हुआ कि उनकी पूरी की पूरी जमात को सिस्टमेटिकली वो इलेक्शन हरवाया गया, साफ नजर आता धांधली करके एक PTI को लाया गया, जिसका इल्ज़ाम मियाँ नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर लगाया था लंदन में अपनी प्रेस टॉक में। और उसके बाद तकरीरों में भी उन्होंने इमरान खान की वजह से मुल्क में जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार जनरल कमर बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ठहराया था, जो कि उस वक्त के DGSI थे। तो अब एक और आर्मी चीफ का जिसे कहते हैं मरला आ गया है। अब जो ये स्टोरी हुई है, इससे भी ज़ाहिर होता है कि जो जनरल कमर बाजवा हैं, उन्होंने कन्वे कर दिया गया है उनकी तरफ से इस इत्तेहादी हुकूमत को कि वो एक और एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। उसके बाद अब जो नाम ज़ेरे गौर आ गए हैं, उस पर पहले नंबर पर जो नाम अब आ गया है, क्योंकि इस स्टोरी में भी बताया गया है कि गो के अगस्त में प्रमोट हुए थे और अगस्त के लिहाज से उनको सितंबर के एंड में रिटायर होना है। जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने चार्ज 2 माह बाद लिया था मेजर जनरल से प्रमोशन के बावजूद, प्रमोट वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हो गए थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल का चार्ज और बैज उनको 2 माह ताखीर से लगे थे, तो इसलिए वो सितंबर में नहीं, नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही रिटायर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। तो वो अब मोस्ट सीनियर जनरल होंगे जब वो समरी जाएगी। लेकिन अभी भी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहें तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम उस समरी में मत डालने के, इसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और ये सिर्फ बैज ताखीर से लेट लगने की वजह से लेट रिटायर हो रहे हैं, अदरवाइज इनका टेन्योर सितंबर में मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ये आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पे इन्हिसार करेगा इस सबका, और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के काफ़ी करीब रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, और ये बतौर 10 कोर के जब वो कमांडर थे जनरल कमर बाजवा, तो उनके अंडर एज ए ब्रिगेडियर सर्व कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनके काफ़ी करीब हैं आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के। इसके बाद अगर आप दूसरा नाम आ जाए तो वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जो कि इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। इनके अंडर पूरी जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल भी आती है, सब कुछ आता है, और ये बड़े की पोजीशंस पर सर्व कर चुके हैं। अगर इनकी प्रोफाइल आप देखें तो इन्होंने चाइनीज़ के साथ भी क्लोजली काम किया है, इन्होंने वेस्टर्न अलायंसेस के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया है। इसके अलावा इन्होंने जो आर्मी है उसको भी एक बहुत अरसे तक रन किया है बतौर CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का आपको ओहदा बता दें, ये आर्मी में डिफेक्टो आर्मी चीफ कहलाता है, क्योंकि आर्मी चीफ के तमाम ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट यही करवाते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और यही पूरी आर्मी को चला रहे होते हैं।
जो आर्मी चीफ है वो सिर्फ फ़ौज को नहीं देख रहे होते, वो तो ज़ाहिर बात है बैनुल-अक़वामी अमूर भी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बड़ा, क्योंकि एक आर्मी चीफ का ओहदा गैर मामूली होता है, वो बैनुल-अक़वामी जो अफवाज होती हैं उनसे भी डील कर रहे होते हैं और दीगर मामलात में भी इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान में तो सियासत और गवर्नेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं आर्मी चीफ, तो इसलिए चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ होता है जो अमली तौर पे फ़ौज को चला रहा होता है। तो वो भी ये साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा अब वो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त। इसके अलावा वो DGMO भी रहे हैं, बड़ी की पोजीशंस पर रहे हैं वो। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो नाम आ रहा है वो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम है। ये भी बड़े की जनरल हैं पाकिस्तानी फ़ौज के। इनके बारे में गो के ये भी कहा जाता है कि ये शायद अहले तशी हैं, तो सऊदीज़ को शायद हो सकता है इनके नाम पर एतराज़ हो, लेकिन हम आपको ज़िम्मेदार ज़राए से बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास अहले तशी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये कंट्रोवर्सी रहती है कि आर्मी चीफ अहले तशी होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हमारे ज़राए के मुताबिक अहले तशी नहीं है और इनका नाम भी ज़ेर गौर है। ये भी चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, इस वक्त चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जनरल कमर बाजवा के, यानी कि इस वक्त ये फ़ौज को चला रहे हैं। और इससे पहले कोर कमांडर रहे हैं रावलपिंडी के। और सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान का सीज़फायर हुआ है अभी लास्ट ईयर, वो उसके तमाम जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन और उसको यकीनी बनाने में लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का की रोल था। इसके अलावा ये भी जिसे कहते हैं मुख्तलिफ रिफॉर्म्स में इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये भी बड़े की जनरल हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा के करीबी हैं। और इसके अलावा ये चीफ ऑफ स्टाफ थे जब ये ब्रिगेडियर थे, जो उस वक्त के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का जो इंटरनल सेक्रेटरीट था बतौर आर्मी चीफ, उसके ये चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो उस सिलसिले में इन्होंने उस वक्त की नवाज शरीफ हुकूमत के साथ भी करीबी काम किया है। जबकि इसके अलावा जो जितने भी बैनुल अक़वामी वफूद जो आर्मी चीफ जनरल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से जो डील करते थे, तो उनके साथ इनके भी करीबी रवाबत रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न वफूद हो या वो चाइनीज़ और दीगर ममालिक के वफूद हों, तो इनका भी एक अच्छा एक्सपोजर है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नमाद राजा हैं, वो इस वक्त हैं जो चेयरमैन हैं वो NDU के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा वो इससे पहले पेशावर कोर कमांड कर चुके हैं और पेशावर कोर कमांड उन्होंने वहाँ से उनकी पोस्टिंग हुई थी जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर गए थे। तो ये भी एक अच्छे काबिल जनरल हैं। इनकी प्रोफाइल में इनका तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं। आपको मालूम है उनके बारे में भी काफ़ी फेमस जनरल हैं और उनके साथ भी मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात जुड़े हुए हैं। वो इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं, इससे पहले कोर कमांडर पेशावर थे, तो वो अफ़गानिस्तान में भी डील कर रहे थे तमाम मामलात को, जो नेगोशिएशन TTP के साथ चल रही हैं उससे पहले वो DGISI रहे हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीबी रहे हैं और उनके नाम के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जुड़ती रही हैं। सेनेट के इलेक्शन में दोनों दफ़ा जब मुंतखब करवाया गया सादिक संजरानी साहब को मुतनाज़ा अंदाज में, तो उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से जुड़ता है। और इसके अलावा जो एक सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी, उसके अंदर भी ज़राए ये बताते हैं कि, और ज़राए क्या कहते हैं खुलेआम, उस वक्त के मरहूम जो हासिल बजिंजो साहब थे, उन्होंने सेनेटर हासिल बजिंजो ने ऑन रिकॉर्ड नाम लिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने हमारे 64 वोटों को 50 वोटों में कन्वर्ट करके हमें शिकस्त दिलवाई है। तो इनका नाम जुड़ता रहा। मियां नवाज शरीफ भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे कि 2018 का इलेक्शन बतौर DGC यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस के DG के तौर पे DGISI में बतौर DGC इन्होंने वो तमाम पूरा इलेक्शन मैनिपुलेट किया। और कभी महकमा ज़राअत का नाम इनके नाम के साथ जुड़ता रहा, तो कभी खलाई मखलूक का नाम, तो इनके नाम के साथ, क्योंकि फ़ौज में ये कहा जाता है कि अमूमन जिस जनरल का नाम बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाए और इस तरह के मामलात में जुड़ जाए तो उसका आर्मी चीफ बनना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले ये रवायत अगर माजी में आप चले जाएँ तो इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल जो हमीद गुल थे, उनके नाम के साथ भी इसी तरह की कंट्रोवर्सीज थी। उन्होंने IGI बनवाई, उन्होंने सब कुछ किया, अफ़गान जहाद में भी वो इन्वॉल्व थे। और फिर हुआ क्या कि जब उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से ISI के ओहदे से हटा के DG वाह लगाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे
मतलब एक लेफ्टिनेंट जनरल का आप देखें कि दिमाग कितना ख़राब हो चुका था उसका, हमीद गुल का, कि उसने कहा कि मैं डीजी वानी बनूंगा, मेरा प्रोफाइल बहुत बड़ा, मुझे कोई और ओहदा दिया जाए, तो उनको फिर रिटायर करके घर ही भेज दिया गया। तो वो भी अफगान जहाद में भी इन्वॉल्व रहे, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे, IGI उन्हीं की लेगेसी थी, तो वो फिर आर्मी चीफ नहीं बन सके थे। हालांकि फ़ौज में बड़े मकबूल जनरल थे, जिस तरह अभी लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद भी फ़ौज में एक मकबूल जनरल हैं, हमें मानना चाहिए, लेकिन वो भी अफ़गान इस तमाम मामले में इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा उन पर भी पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगता है, और बहुत उनकी ज़्यादा पब्लिक प्रोफाइल हो चुकी है, और उनके नाम के साथ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सीज जुड़ चुकी हैं। तो अब मालूम नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये हुकूमत उनका नाम कंसिडर करेगी, तो उनका बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अमीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। यही बड़े काबिल जनरल हैं, और ये माजी में जब ब्रिगेडियर थे तो ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी साहब के। तो ये भी इस वक्त लिस्ट में हैं, लेकिन देखते हैं आप वज़ीर-ए-आज़म किसका नाम का इंतखाब करते हैं। इसके अलावा आपने सुना है कि जो इस वक्त एक वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक थे इमरान खान साहब, उन्होंने फ़रिया हदरीस साहब को एक इंटरव्यू में कहा है कि एक तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, एक तो उन्होंने कहा कि जी वो जब हम थे तो हम उस वक्त फ़ौज न्यूट्रल्स थी, हमें हमारे इत्तेहादी असम्बली में ला के देती थी वोट करवाने के लिए, न्यूट्रल तो वो अब हुए। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि उस वक्त वो मेरे साथ थी फ़ौज, यानी कि उनके हाथ के नीचे फ़ौज थी तो ठीक थी, उनके हाथ से निकल के साइड पर खड़ी हुई फ़ौज तो उनकी नज़र में न्यूट्रल भी होगी, मीर सादिक भी हो गए, और तमाम कंट्रोवर्सी जुड़ गई। तो अब लाइट जा चुकी है, अब पता नहीं अंधेरे में आपको कितनी आवाज़ आएगी, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दें कि जो कंट्रोवर्सी जुड़ रही है अब इनके नाम के साथ, जो शहबाज गिल के साथ जो इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको बरहना करके तशद्दुद किया गया, तो अब ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि उनको बरहना करके तशद्दुद नहीं किया गया था, बल्कि उनको कुछ मारपीट तो उनके साथ हुई, लेकिन को बरहना करके तशद्दुद नहीं किया गया। वो असल वाक़या ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा हूँ, एक तो फ़ौज की प्रमोशनों की बात है तो सारे वही जेन में अटक गए। तो वो ये हुआ कि शहबाज गिल साहब को बहुत ज़्यादा डराया गया, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद के टैक्टिक्स बयान किए गए कि आपके साथ ये होगा ये होगा, जो कि बहुत ज़्यादा गैर इंसानी टैक्टिक्स थे, उसमें जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा जिनसी मामलात भी इन्वॉल्व थे। इस किस्म के जब टैक्टिक्स किए गए तो शहबाज गिल साहब इतना डरे कि एक तो वो रो पड़े, और दूसरा ये है कि वो इतना डरे कि वो उनके कपड़े ख़राब हो गए। वो आपने इमरान खान साहब का सुना तो था कि इनकी क्या गीली हो जाती है, उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था, तो वो मामला शहबाज गिल साहब के साथ हो गया कि उनके कपड़े सारे ख़राब हो गए, और फिर उन्होंने जब वो कपड़े, क्योंकि उनके पास तब्दील करने के लिए नहीं थे, तो उनको कहा गया कि आप यही कपड़े धो के दोबारा पहन सकते हैं, तो वो कपड़े फिर उनको सबके सामने ही धोने पड़े, अपने कपड़े उतार के, जबकि वहाँ पर और भी बहुत से हुक्काम मौजूद थे जिनकी मौजूदगी में शहबाज गिल साहब ने अपने कपड़े उतारे और धोए। तो ये वो सारा मामला है, और इसी वजह से अब शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद नहीं आना चाह रहे, बावजूद इसके कि ये हुकूमत बार बार उनको इस्लामाबाद लाना चाह रही है मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन ये अब पंजाब हुकूमत इस पर डटी हुई है। हम आपको मज़ीद अपडेट देंगे, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।